हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है हम लोग फिर से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो है क्लास करेंगे। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास करेंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास जो है आज ये सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे इससे पहले और भी बहुत सारा क्लास का जो है वो थ्योरी क्लास अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो तुरंत जाकर देखिए। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट क्लास भी अपलोड हो चुका है। सारा कुछ आप लोग को जो है जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना बता देते हैं, और ज़रूरी सूचना ये है कि आप लोगों को अगर जो है पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों का प्रीवियस ईयर उसमें क्वेश्चन रहेगा, प्लस में प्रैक्टिस सेट का वो काम करेगा। ठीक है, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ उसमें रहेगा। इसके लिए आप लोग को अगर ये लेना है तो इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप कीजिए 87 89 69 42 29। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए। वैसे ही जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा वो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और वो पीडीएफ में भी ये जितना जैसे आप लोगों के सामने ये सब्जेक्टिव क्लास कराया जा रहा है ना, इस सब जो है सारा कुछ उसमें ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी रहेगा। इससे आपको पता चलेगा कि कितना जो है ऑब्जेक्टिव आपका सही क्वेश्चन है और कितना गलत है। आप लोग को प्रैक्टिस भी हो जाएगा ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों का वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत नहीं हो, 100% वो सही हो। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है, प्लस में सारा क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए आप लोग के लिए वो पीडीएफ जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाने वाला है। और जो लोग पीडीएफ ले रहे हैं उनका एक व्हाट्सएप में अलग ग्रुप बन रहा है। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, क्लास से रिलेटेड या फिर कुछ भी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो आप लोग को वहाँ पे एक अलग ग्रुप में दे दिया जाता है। इसलिए जैसे ही आप लोग पीडीएफ आप लोग परचेज कीजिएगा उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो जल्दी ही पीडीएफ जो है आप लोग परचेज कीजिए। चलिए, हम लोग कल नहीं, इसके पिछले क्लास में जो है कुछ पढ़ चुके थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वातावरणीय कारण भी पढ़ चुके थे। यहाँ पे प्रसव पूर्व कारण पढ़ना है। ठीक है, प्रसव पूर्व कारण पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भ्रूण का क्या हो रहा था, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है, कारक यानी कि फैक्टर। ठीक है, किस किस कारण से वृद्धि और विकास जो है वो कम होती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ लिए थे। आज पढ़ना है प्रसव पूर्व कारण। आखिर प्रसव पूर्व ऐसा कौन कौन सा कारण है जिससे कि वृद्धि और विकास पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे प्रसव पूर्व कारण है माँ का पोषण यानी मैटरनल न्यूट्रिशन। ठीक है, माँ के पोषण पे भी भ्रूण का जो है वो बहुत ही ज़्यादा, भ्रूण का वृद्धि और विकास में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इससे पहले हम लोग जो है ये सारा कुछ जो पढ़े थे ना टर्म स्टेज, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले क्लास में भी बताए थे कि इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को प्रैक्टिस भी हो जाएगा जिससे कि एग्जाम में आप लोग कभी भूल नहीं पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रसव पूर्व कारण क्या है कि माँ का न्यूट्रिशन। ठीक है, माँ कैसी न्यूट्रिशन ले रही है इस पे भी भ्रूण का जो है विकास निर्भर करता है। ठीक है, माँ अगर अच्छे से न्यूट्रिशन ले रही है तो भ्रूण का भी वृद्धि और विकास अच्छे होगा। ठीक है, अच्छा ही होगा, हेल्दी बच्चा होगा। ठीक है, हेल्दी बच्चा होगा और प्लस में उसकी जो मानसिक वृद्धि है वो भी अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। गर्भस्थ शिशु पोषण के लिए पूर्ण रूप से माँ पर निर्भर करता है। ठीक है, गर्भस्थ शिशु यानी कि जब बच्चा जो है गर्भ में है तब। ठीक है, जब बच्चा गर्भ में है तो उसके पोषण के लिए वो पूर्ण रूप से किस पे निर्भर करता है, माँ पे निर्भर करता है। माँ से जो पोषण मिलता है उसी को माँ का जो पोषण होता है। ठीक है, उसी पोषण से भी जो गर्भस्थ शिशु होता है उसको भी पोषण मिलता है। तो माँ जब अच्छे से पोषण लेगी तभी तो जो शिशु होगा उसको अच्छे से पोषण मिलेगा। यदि माँ का भोजन स्वयं एवं शिशु दोनों का पोषण संबंधी आवश्यक की पूर्ति न कर पा रहा हो तो गर्भस्थ शिशु का विकास सामान्य से कम होता है। ठीक है,
अगर क्या होगा कि माँ अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रही है, उसकी जो जो आवश्यकता है पोषण में क्या क्या लेना चाहिए, अगर वो पूर्ति नहीं हो पा रही है तो जो गर्भस्थ शिशु है उसका कहाँ से पूर्ति हो पाएगा पोषण। तो उस जब माँ को कमी होगा पोषण का तो क्या हो जाएगा कि गर्भस्थ शिशु को भी कमी हो जाएगी पोषण की, ठीक है। कमी हो जाएगी तो क्या होगा, उसका जो गर्भस्थ शिशु है उसका क्या हो जाएगा, विकास जो है वो कम होगा, अनहेल्दी होगा, ठीक है। उसका वजन कम हो पाएगा और जो भी विकास है मानसिक तौर पर वो कम हो पाएगी, ठीक है। इस स्थिति को अंतर्गर्भाशय वृद्धि मंदता कहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि गर्भ के अंदर है इसीलिए उसको अंतर्गर्भाशयी वृद्धि मंदता कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये शिशु जन्म के समय कम वजन वाले होते हैं एवं बाद में ऐसे शिशुओं की वृद्धि एवं विकास सामान्य वजन वाले शिशुओं की तुलना में कम हो पाती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कमज़ोर बच्चा रहेगा उसका क्या है, वज़न कम है यानी लो बर्थ बेबी है, तो आगे चल कर के जो नॉर्मल वेट वाले शिशु होते हैं उनकी तुलना में उसका वृद्धि और विकास क्या हो जाएगा कि कम हो जाएगा, ठीक है। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। सामान्य वजन वाले शिशुओं से क्या हो जाएगा, उसका कम विकास होगा, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन सा कारण है शिशु के वृद्धि और विकास में, कौन सा और कारण जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो अब आगे है माँ के संक्रमण। माँ को अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, ठीक है, तो उससे भी क्या हो जाएगा कि शिशु के वृद्धि और विकास पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। माँ के संक्रमण जैसे टच, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। टॉक्सोप्लाज्मिक रूबेला साइटोमेगलोवायरस, हर्पस, ठीक है, सिम्प्लेक्स और अदर HIV, ई कोलाई, हेपेटाइटिस आदि प्लेसेंटा से होकर के या संक्रमित एमनियोटिक द्रव के द्वारा या जन्म के समय जन्म मार्ग में संक्रमण कारक के सीधे संपर्क में आने पर शिशुओं को संक्रमित कर देते हैं, जिससे अकाल या अपरिपक्व प्रसव की संभावना बढ़ जाती है एवं जन्म के बाद शिशु निमोनिया, थ्रोम्बोसाइटोनोमिया, एनीमिया, पीलिया, रक्त संक्रमण और अल्पतपता आदि समस्याओं से ग्रस्त हो जाती है, जिससे उसकी वृद्धि और विकास पे नकारात्मक क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि माँ को अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, जैसे कि HIV हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, तो ये सारी अगर बीमारियां हैं तो क्या हो जाएगा कि ये सारा क्या हो जाएगा, ब्लड से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि ये ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, एक से दूसरे में फैलने वाला बीमारी है। तो गर्भस्थ शिशु क्या हो रहा है कि माँ से क्या ले रहा है, वो सारा न्यूट्रिशन ले रहा है, माँ के ब्लड से उसका ब्लड बन रहा है, तो प्लेसेंटा से ही होकर आप सभी को पता है कि प्लेसेंटा से ही उसको क्या मिलता है, सारा कुछ न्यूट्रिशन मिलता है। तो प्लेसेंटा में क्या होता है, माँ का ही ब्लड रहता है, तो प्लेसेंटा के ब्लड से क्या हो जाता है, अगर शिशु को भी इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमित अगर कर देता है, तो क्या हो जाएगा कि बच्चा जो हो जाएगा अनमेच्योर भी जन्म ले लेता है, या फिर क्या हो जाएगा कि बच्चा को भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, कि जैसे कि उसको ब्लड इन्फेक्शन भी हो जाता है और क्या हो जाता है, निमोनिया भी हो जाता है, और बच्चा का यहाँ तक कि कभी कभी जो है वहाँ जो RBC होता है बहुत ज़्यादा टूटने लगता है, जिससे कि क्या हो जाता है, उसको पीलिया हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो होता है, बहुत सारी दिक्कतें जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि उसके वृद्धि और विकास पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। और देखिए और क्या बोला जा रहा है, और कौन कौन सा कारण है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस PDF को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में BTSC 10,709 NM का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है।
तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। माँ के द्वारा नशीले पदार्थ का सेवन, ठीक है। माँ के द्वारा नशीले पदार्थ का सेवन, नशीले जैसे कि मादक पदार्थ, ठीक है, कोई भी जैसे कि शराब हो गया, तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब क्या है नशीले पदार्थ है। तो ये सब सेवन जो है नहीं करना चाहिए माँ को। ये सब सेवन करने से क्या होती है, बहुत सारी जो होती है बच्चों में बीमारियाँ पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि जो शिशु होता है मंद बुद्धि का भी हो जाता है या फिर बहुत सारी जेनेटिक बीमारियाँ भी हो जाती है, ठीक है। तो जब भी माँ गर्भ धारण कर लेती है तो उसको जो नशीले पदार्थ होती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे इसको डिटेल में जानते हैं। माँ के द्वारा नशीले पदार्थों जैसे शराब, हीरोइन, कोकेन, मेजुआमा आदि के सेवन से गर्भस्थ शिशु का विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुकावट आता है, यानी कि बाधा आता है, ठीक है। उसमें जन्मजात बीमारियां पैदा हो जाती है एवं शिशु मंद बुद्धि पैदा होता है। जन्म के बाद शिशु में नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम और फीटल एल्कोडॉल सिंड्रोम के लक्षण जो होते हैं क्या नज़र आते हैं। यानी कि आप लोग सीधे तौर पर याद रखिएगा ये कि क्या हो जाती है, जन्मजात बीमारियां पैदा हो जाती है। बच्चे का क्या हो जाएगा, बच्चे का अच्छे से वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा, उसमें रुकावट आ जाता है, बच्चा क्या हो जाता है मंद बुद्धि का भी हो सकता है। इसके फलस्वरूप बाद के वर्षों में शिशु की वृद्धि एवं विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता है, ठीक है।
और चलिए आगे कारण क्या है कि माँ के द्वारा अपरूपजनक औषधियों का सेवन, ठीक है, यानी कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है, आप सभी को पता है कि वो क्या किया जाता है कि गर्भावस्था के दौरान नहीं खाना चाहिए, चाहे या फिर बहुत सारा ऐसा ड्रग होता है जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि जो गर्भस्थ शिशु है उस पर पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है, आप सभी को पता होगा कि वो क्या हुआ जाता है जब प्रेग्नेंट लेडी हुई रहती है तो उसको नहीं खाया जाता है, जैसे कि सिट्रीजिन है वो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। देखिए, माँ के द्वारा वे औषधियाँ जो नवजात शिशु में शारीरिक मानसिक विकार पैदा करती है, जैसे कि ये सारा कुछ दवाइयाँ होती है, इसके सेवन करने से गर्भस्थ शिशु में अंग निर्माण की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिसमें जन्मजात विकृतियाँ पैदा होती है, जो कि बाद के वर्षों में वृद्धि और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ती है। ये सारी जो आप लोग को दवाइयाँ दिख रही है, ये दवाइयाँ का यूज जो है गर्भावस्था में नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके करने से क्या हो जाता है, गर्भस्थ जो शिशु होता है उसके वृद्धि और विकास में इफेक्ट आता है, अंग का निर्माण अच्छा से नहीं हो पाता है और जन्मजात विकृतियाँ भी आती है, यानी जन्मजात बीमारियाँ भी होती है, ठीक है। माँ का बीमारियाँ, ठीक है, माँ की जो बीमारियाँ है वो भी गर्भस्थ शिशु पे इफ़ेक्ट डालता है। चलिए जानते हैं हम लोग कि कैसे वो इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। माँ की प्रसव संबंधी बीमारियाँ जैसे कि उच्च रक्तचाप, प्री-इक्लेम्सिया, एनीमिया, बहुभ्रूणता आदि एवं अन्य दीर्घकालिक चिकित्सीय रोग जैसे कि रक्त अधीय, हृदयी विफलताएं, दीर्घकालिक वृक्कीय विफलताएं, यहाँ पे रक्त अधिकीय, हृदय विफलता यानी कि हार्ट डिजीज हो गया, ठीक है, किडनी डिजीज हो गया, या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, प्री-इक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया ये सब में आता है, ठीक है, आदि गर्भस्थ शिशु के वृद्धि एवं विकास को अवरुद्ध करते हैं। तो ये सारी जो आप लोग को दिख रहा है डिजीज, अगर माँ को है तो वो माँ को अगर ये है तो गर्भस्थ शिशु के वृद्धि और विकास में क्या होता है, अवरुद्ध उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होता है, ठीक है, जिससे कि शिशु कम वजन का पैदा होता है एवं उसके बाद के वर्षों में पर्याप्त वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है। माँ में मधुमेह होने पर जन्म के समय शिशु में अल्प ग्लूकोज रक्तता, अल्प कैल्शियम रक्तता, बहुलोकित कोशिका रक्तता, उच्च बिलिरुबिन रक्तता, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आदि चिकित्सीय समस्याएं विकसित होने से शिशु पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर क्या है, माँ को डायबिटीज़ है तो उससे शिशु में भी क्या हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि डायबिटीज़ क्या है, एक जेनेटिक रोग है। तो ठीक है, तो माँ से क्या हो जाता है, बच्चे में वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि मधुमेह एक क्या है, जेनेटिक रोग है, ठीक है। आगे जानते हैं प्रसव पश्चात कारक। प्रसव के बाद कौन कौन सा कारक है जो कि वृद्धि और विकास में क्या करता है, विकास में रुकावट डालता है, ठीक है। हार्मोन्स क्या है, यूँ तो मानव शरीर में स्रावित होने वाले सभी हार्मोन्स किसी न किसी रूप में वृद्धि को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ निम्नलिखित 3 वृद्धि को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। सीमोट्रोपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, ठीक है। अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित यह हार्मोन सोमेटोकेटिन यानी मध्यस्थ हार्मोन का निर्माण कर अस्थिया वृद्धि एवं प्रोटीन निर्माण को उत्तेजित करता है। इस हार्मोन की अधिकता से शारीरिक वृद्धि असामान्य रूप से अधिक होकर शरीर देहत्याग हो जाता है, जबकि इस हार्मोन की कमी से शारीरिक वृद्धि असामान्य रूप से कम होने से बच्चा बौना रह जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रसव पश्चात कारक, ठीक है, प्रसव पश्चात कारक यानी कि बच्चा जब डिलीवर हो जाता है तो बच्चा में क्या हो जाएगा, बच्चे के ये हार्मोन है, ठीक है। बच्चे में अगर क्या हो जाएगा कि हार्मोन, अगर कौन सा हार्मोन,
सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, इसको हम लोग वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका स्राव कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से, अग्र पीयूष ग्रंथि से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, जिसको हम लोग वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं, इस हार्मोन का निर्माण जो है कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। याद रखिएगा, अग्र पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, अग्र भी याद रखिएगा कि अग्र पीयूष ग्रंथि से होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब वृद्धि हार्मोन कम स्रावित होगा तो क्या होगा कि वृद्धि हार्मोन कम स्रावित होगा तो बच्चे का वृद्धि और विकास कम होगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा कि बच्चे का जो शरीर है वो हद से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, विशालकाय हो जाएगा। तो जो हार्मोन होता है उसका भी बैलेंस ज़रूरी है। ठीक है, अगर इसका कम या अधिक हो जाता है तो भी बच्चे में वृद्धि विकास का क्या हो जाता है कि वहाँ पे वो उसका बाधा बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं थायराइड ग्रंथि। चलिए, अग्र पीयूष से स्रावित होने वाले थायरोट्रोमिक हार्मोन एवं थायरोक्सिन के स्राव हेतु थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। ये हार्मोन T3 एवं यहाँ पे T4 होगा। ठीक है, सामान्य उपापचय को उचित कर वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। थन हार्मोन की अधिकता से शारीरिक वृद्धि सामान्य रूप से अधिक होती है, जबकि इन हार्मोन की कमी से, यहाँ पे इन होगा। ठीक है, यहाँ पे ठन नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी हार्मोन की अधिकता से क्या हो जाएगी कि वृद्धि सामान्य रूप से अधिक हो जाती है और कम होने से भी शारीरिक रूप से वो जितना वृद्धि होना चाहिए उतना नहीं होना चाहिए होता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन के अनबैलेंस होने से। ठीक है, चलिए अगला हार्मोन हम लोग देख लेते हैं, सेक्स हार्मोन। ठीक है, सेक्स हार्मोन का यहाँ पे हिंदी होगा लिंग हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, लिंग हार्मोन होगा। ठीक है, लिंग हार्मोन देखते हैं कैसे वृद्धि और विकास में प्रभावित डालता है। वृषण अग्र पीयूष से स्रावित होकर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को उत्तेजित करके टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन करते हैं, जो कि लड़कों में द्वितीय लैंगिक गुणों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार अंडाशय से उत्तेजित होकर एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्रावन करते हैं, जो कि लड़कियों में द्वितीय लैंगिक गुणों के विकास हेतु जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया या फिर क्या हो गया यहाँ पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, क्योंकि ये सेक्स हार्मोन इसको भी बोलते हैं। सेक्स हार्मोन जितने भी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। तो ये सब जब सेक्स हार्मोन जो स्रावित होता है तो क्या करता है कि लैंगिक गुणों का विकास करता है। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक गुणों का, जैसे कि यहाँ पे मेल में क्या करता है? मेल में क्या करता है? मूछदारी आता है। ठीक है, और फिर देखे होंगे किसी किसी लड़का का कम मूछदारी आता है, यानी कि क्या उसका विकास कम हो पाया है। ठीक है, सेक्स हार्मोन उसमें क्या होता है कि कम उत्पन्न होता है, जिसके कारण से ये सब होता है। ठीक है, वैसे ही फीमेल में भी होता है। तो इन हार्मोन की कमी से क्या होता है कि जो द्वितीयक जो यहाँ पे लैंगिक गुण है उसके विकास में क्या हो जाता है कि कमी हो जाता है। ठीक है, इन हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन की अधिकता से समय से पूर्व लड़कियों में 8 वर्ष की उम्र से पहले एवं लड़कों में 9 वर्ष से पहले द्वितीयक गुण क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है, जबकि इनकी कमी से लैंगिक विकास जो होता है विलंबित हो जाता है। ठीक है, अगर जो होता है सेक्स हार्मोन यानी लिंग हार्मोन अगर अधिक हो जाता है तो जो लड़के और लड़कियां होती हैं क्या हो जाती है? समय से पहले ही वो क्या हो जाती है कि उनमें द्वितीयक जो लैंगिक गुण हो जाते हैं वो दिखने लगते हैं। ठीक है, अगर उसमें कमी हो जाएगा तो द्वितीयक जो लैंगिक विकास होता है उसमें कमी आ जाएगा। और पोषण तो इफेक्ट पड़ता ही है, इफेक्ट करता ही है। ठीक है, अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोषण। ठीक है, तो पोषण तो करेगा ही। पोषण अगर उसको न्यूट्रिशन अच्छा से नहीं मिलेगा तो उसका वृद्धि और विकास अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं।
इससे पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग को PDF लेना है तो आप लोग के सामने ये व्हाट्सअप नंबर दे दे रहे हैं 8789694229, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोग को प्रैक्टिस करा देगा ये PDF, और जो भी नया पैटर्न पे आ रहा है क्वेश्चन, नया सिलेबस पे आधारित वो क्वेश्चन उसमें सेट किया गया। इसीलिए आप लोग निश्चिंत होकर उस PDF पे पढ़िए, ठीक है। और उस PDF से 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जो है आप लोग को पता है कि वैकेंसी आने वाली है, तो वैकेंसी आएगी उसके बाद जल्द ही एग्ज़ाम होगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर परमानेंट हो, दोनों में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो पहले से आप लोग प्रिपेयर रहिए ताकि उस टाइम आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो पाए। तो ठीक है, चलिए न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। पोषण, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बालक को तीव्र वृद्धि वाली अवधि, प्यूबर्टी एवं एडोलेंस के द्वारा सबसे अधिक ऊर्जा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। बालक में लड़का और लड़की दोनों आ गया, तो प्यूबर्टी यानी कि जब उनका एज बढ़ रहा होगा, ठीक है, उनका वृद्धि और विकास उस समय क्या होता है, तेज़ी से होता है, ठीक है। जब वो वयस्क अवस्था की ओर जा रहे होंगे तो उस समय उनको ज़्यादा ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर उनको वो नहीं मिल पाता है तो वही कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और उनका क्या हो पाता है, वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो देखिए, यह आवश्यकता पूर्ण नहीं होने पे बालक कुपोषण से ग्रसित हो जाते हैं। कुपोषण से संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। कुपोषण एवं संक्रमण मिलकर बालक की वृद्धि और विकास को धीमा या अवरुद्ध कर देता है एवं बालक वृद्धि एवं विकास के विकारों जैसे छोटा कद, बाधित वृद्धि आदि से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। अगर उसको क्या होगा कि अच्छा से पोषण नहीं मिल पाएगा तो वो कुपोषण हो जाएगा। उसके बाद उसको, जब आदमी हेल्दी नहीं रहता है, अनहेल्दी रहता है, कुपोषण का शिकार रहता है, तो उसको बहुत सारी बीमारियां होने का चांस रहता है। क्योंकि उसका जो वैसा बॉडी है ना, तो वो बीमारी से लड़ने की क्षमता क्या हो जाता है, उसमें कम हो जाता है, जिससे वो बीमार बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो बीमार पड़ने से उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि और विकास में बाधा आएगी। तो पोषण जो है वृद्धि और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। पोषण बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशन वृद्धि और विकास के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा से न्यूट्रिशन, उसमें विटामिन उसको अच्छा से मिलेगा तो उसका जो भी मानसिक, शारीरिक, जो भी जितना भी विकास है अच्छा से हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए। आगे पढ़ना है बचपन के रोग, ठीक है। बचपन के रोग भी वृद्धि और विकास में क्या करते हैं, बाधा बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास फिर अगले दिन किया जाएगा। आज क्लास आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या इसमें सुधार किया जाए, ठीक है, और क्या क्या आप लोगों को चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो कुछ भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आप लोग को उसमें आंसर ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।